गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम भारतीय दर्शन पेपर में हमारा चैप्टर न्याय दर्शन पढ़ रहे थे। न्याय दर्शन में कल हमने प्रत्यक्ष प्रमाण पढ़ा था, आज हम अनुमान प्रमाण पढ़ेंगे। ये न्याय दर्शन का दूसरा प्रमाण है। हमारे ज्ञान का ये बताया जाता है कि जो अनुमान से प्राप्त ज्ञान होता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा होता है। शब्द से प्राप्त ज्ञान भी हमारे ज्ञान का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। हम जितना ज्ञान प्राप्त करते हैं उसमें प्रत्यक्ष से प्राप्त ज्ञान तो बहुत सीमित होता है। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष होता है इंद्रियों के माध्यम से और हमारी इंद्रियों का दायरा, सीमाएं सीमित होती हैं। हमारी इंद्रियां एक दीवार के परे नहीं देख पाएंगी, एक एरिया के बाहर नहीं देख पाएंगी, तो हमारे प्रत्यक्ष का दायरा हमेशा हमारे आसपास का माहौल ही होता है। लेकिन जब हम अनुमान करते हैं तो उसके लिए, या ये कह सकते हैं उसका दायरा प्रत्यक्ष के दायरे से बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है। शब्द के साथ भी, ये शब्द प्रमाण के साथ भी यही है। आज हम अनुमान प्रमाण पढ़ेंगे तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि अनुमान शब्द का मतलब क्या होता है। ये अनुमान शब्द जो है ये अनु और मान दो शब्दों से मिलकर बना है। अनु का मतलब होता है बाद में, मान का मतलब होता है ज्ञान। तो ऐसा ज्ञान जो हमें बाद में हो, तो अब प्रश्न उठता है कि ऐसा ज्ञान जो बाद में हो रहा है तो उससे पहले क्या हो रहा है? तो उससे पहले हो रहा है प्रत्यक्ष, और प्रत्यक्ष के आधार पर जो ज्ञान हमें होता है उसको हम अनुमान कहते हैं। मतलब प्रत्यक्ष से हम जब अप्रत्यक्ष की ओर जाते हैं तब हमें जो ज्ञान होता है उसको हम अनुमान कहते हैं। अनुमान एक स्वतंत्र प्रमाण नहीं है। अनुमान जो ज्ञान हमको देता है, अनुमान के माध्यम से हमें जो भी बोध होता है वो प्रत्यक्ष पर आधारित होता है। तो अनुमान एक तरीके से प्रत्यक्ष पर आधारित प्रमाण है, एक तरीके से सापेक्ष प्रमाण है। उस तरह स्वतंत्र नहीं है जिस तरीके से प्रत्यक्ष प्रमाण स्वतंत्र है। इसके अलावा अनुमान में हमें विषयों का साक्षात्कार नहीं होता। जैसे अगर हम पहाड़ पर धुआं देखकर आग का अनुमान करते हैं तो हमारे प्रत्यक्ष का जो विषय है वो तो धुआं है, लेकिन हमने अनुमान किसका किया? आग का, जो हम उस विषय का हमको साक्षात्कार नहीं हो रहा। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अनुमान में विषयों का साक्षात्कार नहीं होता। इसके अलावा विषय की अनुपस्थिति में ही हम अनुमान करते हैं, एक बात। दूसरी बात ये होती है कि अनुमान जहाँ होता है वहाँ ज्ञान की निश्चितता नहीं होती। जहाँ संदेह होगा, कुछ संशय होगा, वहाँ पर अनुमान ज्ञान हमको होता है। अनुमान प्रमाण के द्वारा जो ज्ञान होता है उसको अनुमिति कहते हैं। वो ज्ञान हमें अनुमान प्रमाण के माध्यम से होता है। तो ये कह सकते हैं कि हम प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर जाते हैं, उसके बाद हमें जो ज्ञान होता है उसको हम क्या कहेंगे? अनुमान ज्ञान कहेंगे। अब देखिए, अनुमान का एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताती हूँ। उस एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे। अनुमान शब्द का अर्थ हम जान चुके हैं, अनुमान की जो मुख्य विशेषताएं थी वो भी हम जान चुके हैं। अब हम ये जानें कि अनुमान प्रमाण में कितने वाक्य लिखे जाते हैं, उनमें कौन कौन से अवयव होते हैं। अब अगर अनुमान में मुख्यतः 3 वाक्य होते हैं, यहाँ भारतीय अनुमान में या फिर यहाँ के जो तर्कशास्त्र में, यहाँ के न्याय शास्त्र में जब अनुमान का उदाहरण लिखा जाता है तो उसके 3 वाक्य होते हैं। ठीक है, जैसे मैं ये लिखूँ ना कि पहाड़ पर आग है, पहाड़ पर आग है क्योंकि वहाँ पर धुआं है, क्योंकि वहाँ पर धुआं है। जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होती है। ये 3 वाक्य हमको भारतीय अनुमान में या भारतीय तर्कशास्त्र में देखने को मिलते हैं। लेकिन पश्चिम में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर हमें 2 ही उदाहरण देखने को मिलते हैं। जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होती है। ठीक है, अब यहाँ पर इस उदाहरण में हमारे 3 अवयव होते हैं। ये 3 अवयव अनुमान होने के लिए या अनुमान की स्थापना के लिए बहुत आवश्यक है। वो 3 अवयव कौन से होते हैं? वो 3 अवयव होते हैं पक्ष, साध्य और हेतु।
पक्ष क्या होता है? जिसके संबंध में अनुमान किया जाता है, या एक तरीके से जहाँ पर अनुमान किया जाता है, जिस जगह पर अनुमान किया जाता है, या कोई एक ऐसा स्थान होगा जिसके बारे में अनुमान किया जाता है, उसको हम पक्ष कहेंगे। अगर इस उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर पहाड़ पक्ष है, क्योंकि पहाड़ के संबंध में हमने अनुमान किया कि धुआं कहाँ पर है? पहाड़ पर। साध्य जिसको सिद्ध करना होता है वो साध्य कहलाता है, ठीक है, कि पक्ष में जिसको सिद्ध करना होता है। मतलब पहाड़ में आप किसको सिद्ध कर रहे हैं? पहाड़ में आप आग को सिद्ध करना चाह रहे हैं, तो आग क्या हो गया? साध्य। अब हेतु क्या है? पक्ष में साध्य को जिसके माध्यम से सिद्ध किया जाता है। पक्ष पहाड़ में आग को हम किसके माध्यम से सिद्ध करते हैं? धुएं के माध्यम से। तो धुआं यहाँ पर क्या हो जाता है? हेतु हो जाता है, इसे कारण भी कहते हैं। धुएं को आपको कई शब्दों में धूम शब्द भी मिलेगा, तो धूम का मतलब भी धुआं होता है। तो ये हमने समझे कि अनुमान के 3 अवयव होते हैं, जिनके माध्यम से इन तीनों का होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम अनुमान का वाक्य पूरा होता है। अब ये अनुमान के जो 3 अवयव हैं, अगर मैं अपने लिए अनुमान करूँगी, जिसे स्वार्थ अनुमान कहेंगे, खुद के लिए जो अनुमान किया जाता है, तो इन 3 से मेरा काम चल जाएगा, मुझे बात समझ आ जाएगी और मुझे ज्ञान मिल जाएगा। लेकिन जब मुझे अपने अलावा दूसरे व्यक्ति के लिए अनुमान करना हो या उसको कोई बात समझानी हो, तो ये 3 तो आवश्यक हैं ही, इसके अलावा मुझे एक भिन्न प्रकार से 5 अवयवों की आवश्यकता पड़ेगी। उन 5 अवयवों से फिर वो अनुमान होगा, उसे परार्थानुमान कहते हैं। तो अपने अलावा किसी और व्यक्ति को अनुमान से ज्ञान प्रदान करने के लिए या कोई बात समझाने के लिए जिन अवयवों की हमें ज़रूरत पड़ती है, उन्हें पंचावयव अनुमान कहा जाता है। तो वो 5 अवयव कौन कौन से होते हैं वो मैं यहाँ पर लिखती हूँ। पहला होता है प्रतिज्ञा, दूसरा होता है हेतु, ठीक है, तीसरा होता है उदाहरण सहित व्याप्ति, चौथा होता है उपनय और 5वां होता है निगम। अब ये होते क्या है हम ये समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो प्रतिज्ञा, हमें जिस भी चीज़ को सिद्ध करना है, जिस भी वस्तु को सिद्ध करना है, उसका निर्देश करना या उसके बारे में बताना प्रतिज्ञा के अंदर आता है। कि हम ये तय करते हैं कि हम ये सिद्ध करेंगे कि पहाड़ पर आग है। ये सेंटेंस जो है पहाड़ पर आग है, इसे हम प्रतिज्ञा कहेंगे। पहाड़ पर आग है, ये प्रतिज्ञा के साथ निगमन भी हो जाता है कि हम आखिर में भी बोल देते हैं कि अतः पहाड़ पर आग है। तो जब तक ये सिद्ध नहीं होता तब तक ये प्रतिज्ञा में रहेगा, और जैसे ही ये सिद्ध हो जाता है वैसे ही ये निगमन में आ जाएगा। क्लियर? हेतु क्या होता है? हेतु जैसे मैंने बताया था, आपको पहाड़ पर आग सिद्ध करनी है, आपको साध्य को सिद्ध करने के लिए कारण की ज़रूरत पड़ती है, साधन की ज़रूरत पड़ती है, उसे हेतु कहते हैं। तो हेतु क्या हो गया? धुआं। कैसे आपको पता चला कि पहाड़ पर आग है? क्योंकि आपने धुएं को देखा, तो यहाँ पर धुआं क्या हो गया है? हेतु हो गया है। अब हमने धुआं देखा और ये कहा कि पहाड़ पर आग है क्योंकि हमने धुआं देखा, तो आपको बताना पड़ेगा कि इससे पहले आपने कहाँ पर धुआं देख के आग का अनुमान किया। पहले आपने कहीं उदाहरण देखा होगा, तभी तो आपको इस बात का ज्ञान है कि जहाँ धुआं होता है वहाँ आग होती है। तो आपको वहाँ पर 2 चीज़ें बतानी पड़ेगी। एक, आपको उदाहरण बताना पड़ेगा कि जहाँ धुआं होता है वहाँ आग होता है, जैसे हमने रसोई घर में देखा है, ठीक है। इसके अलावा व्याप्ति की ज़रूरत भी पड़ेगी कि ये तो आपने बता दिया कि रसोई घर में भी मैंने ऐसा उदाहरण देखा है, लेकिन वहाँ पर व्याप्ति वाक्य का होना आवश्यक है। व्याप्ति वाक्य क्या होता है? 2 वस्तुओं के बीच में। कौन सी 2 वस्तुएं? साध्य और हेतु। साध्य और हेतु के बीच का जो संबंध है वो संबंध सामान्य होना चाहिए। सामान्य मतलब हमेशा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, अनिवार्य होना चाहिए, होना ही चाहिए। तीसरा, हर जगह होना चाहिए, सार्वभौमिक आना चाहिए, और मतलब भूत में भी हो, आज भी हो, आगे भी हो, तीनों कालों में वो होना चाहिए। तो हम ये समझ सकते हैं कि साध्य जिसे सिद्ध करना है, हेतु जिसके द्वारा सिद्ध करना है, इन दोनों के बीच में जो अनिवार्य सार्वभौमिक शर्त रहित संबंध होता है उसको व्याप्ति कहते हैं। व्याप्ति के बारे में और डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, अनुमान पढ़ते समय ही पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमको व्याप्ति वाक्य की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है, क्योंकि आप कहते हैं कि हमेशा जहाँ धुआं होगा वहाँ पर आग होगी, तभी आपके उस उदाहरण को स्वीकार
किया जाएगा। तो ये हमने उदाहरण सहित व्याप्ति तीसरा अवयव। पांचवा है उपनय। अब आपने ये तो बता दिया कि धुएं और आग में संबंध होता है, आपने ये भी बता दिया कि धुएं की वजह से हम आग को सिद्ध कर पा रहे हैं और आग को हमें सिद्ध करना है, लेकिन कहाँ पर सिद्ध करना है? वो जगह, पक्ष का उल्लेख उपनय में होता है कि आप उस धुएं को कहाँ देख रहे हो और कहाँ पर आपको आग सिद्ध करनी है, तो उपनय की बात की जाती है। कहने का मतलब ये है कि आपको उस आग और धुएं के संबंध को खींच के एक जगह लेके आना पड़ेगा, वो उपनय होगा, वो पक्ष होगा, वो इस उदाहरण में पहाड़ है। ठीक है। निगमन क्या होता है? जब इतना सब बोलने के बाद आपने बोल दिया क्योंकि पहाड़ पर आग, ये हम सिद्ध करना चाहते हैं क्योंकि वहाँ धुआं है, और जहाँ जहाँ धुआं होती है वहाँ आग होती है, जैसे रसोई घर में, और हमें पहाड़ पर सिद्ध करना है, और अब ये सिद्ध हो गया तो वो ये आ जाता है निगमन में। जब प्रतिज्ञा सिद्ध हो जाती है तो वो निगमन में आ जाती है। तो ये हमारे अनुमान के 5 अवयव क्लियर होते हैं कि इन पांचों की सहायता से हम ये सिद्ध कर देते हैं कि पहाड़ पर आग है। और इसकी मदद कब ली जाती है? इन 5 अवयवों की मदद तब ली जाती है जब हमें अपने लिए नहीं बल्कि किसी अन्य के लिए, व्यक्ति के लिए अनुमान की ज़रूरत पड़ती है, उसे हमें ज्ञान करवाना पड़ता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में कल अनुमान के प्रकार, हेतुवाद, बाकी सब की चर्चा करेंगे। थैंक यू।